अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ एनिमल्स में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म एंड देन कॉकरोच। वो सारे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। अगर हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के हवाले से बात करें, जैसे हमने पीछे देखा कि अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन के लिए पाया जाता है मेटानेफ्रीडिया। अब मेटानेफ्रीडिया एक सेगमेंटेड टिब्यूल का नाम है जिसके मुख्तलिफ पार्ट हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें नेफ्रोस्टोम शामिल है, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल शामिल है, यूरिनरी ब्लैडर और नेफ्रीडियोपोर या एक्सक्रीटरी पोर इसमें शामिल है। वर्टिब्रेट्स में से एक अर्लीस्ट वर्टिब्रेट है जिसका नाम है हैगफिश। हैगफिशेस में इसी तरह के सेगमेंटेड टिब्यूल्स जैसे कि मेटानेफ्रीडिया, दे कंबाइन टू मेक किडनी, ये मिलकर सारे किडनीज बन जाते हैं। और बाकी जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स तक, उन कॉर्डेट्स में शामिल हैं, इन सब के अंदर किडनीज एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। और किडनी जिन डक्ट्स पर मुश्तमिल हैं इनको कहा जाएगा नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी को बनाने वाले जो फंक्शनल यूनिट्स हैं या डक्ट्स हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन्स आर extremely thin, fine, small, numerous ducts which are mixed or surrounded with the numerous blood capillaries and they form functional unit of the kidney। यानी किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो नेफ्रॉन के ज़रिए परफॉर्म होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज़म के दौरान पैदा होने वाली वो चीज़ें जिनका बॉडी में रहना बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज़म होती है, हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन को, कैटाबॉलिज़म को बोला जाता है डीएमाइनेशन, और इसके नतीजे में पैदा होता है अमोनिया। अमोनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो वर्टिब्रेट एनिमल्स में से मोस्टली मैमल्स वगैरह वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में। तो ऑलमोस्ट बॉडी में जितना भी यूरिया है वो सब अमाइनो एसिड की अल्टीमेट मेटाबॉलिज़म के नतीजे में बना है। यानी अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज़म की प्रोडक्ट अमोनिया और यूरिया है। ये वेस्ट मेटाबोलाइट है क्योंकि इसको बॉडी में हम एक मामूली मिकदार से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसी तरह मसल केराटिन, मसल्स में एक एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल पाया जाता है, इसे कहते हैं मसल केराटिन, जो कि एटीपी का सोर्स हो सकता है। इससे इसकी मेटाबॉलिज़म से प्रोड्यूस होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिन के ज़रिए इसका बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है। इसी तरह हीमोग्लोबिन की, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, इसकी ब्रेकडाउन से जो पिगमेंट्स बनते हैं उसमें शामिल है बाइल्यूरिबिन। बाइल्यूरिबिन एक बाइल पिगमेंट है जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा भी बिलविविडीन वगैरह भी होते हैं, बट मेजर ज़्यादा अमाउंट में बाइल्यूरिबिन होता है। तो बाइल्यूरिबिन इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, आरएनए और डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इनमें ख़ास तौर पर जो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं प्यूरिन्स, इनकी मेटाबॉलिज़म से प्रोड्यूस होगा यूरिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो फूड के ज़रिए बॉडी में आ जाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स शामिल हैं या कोई फूड एडिटिव्स शामिल हैं। फूड एडिटिव से मुराद यहाँ पर वो एजेंट होते हैं जो फूड्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, एरोमेटिक एजेंट्स होते हैं, ख़ास किस्म के फ्लेवर, खुशबू वगैरह के लिए खुराक में शामिल किए जाते हैं। ये भी मेटाबोलाइज होकर टॉक्सिन्स बन जाते हैं, इनका बॉडी से एलिमिनेट होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं।
Urea is the metabolic waste of amino acid, creatinine from the muscle keratin, bilirubin from hemoglobin, uric acid from nucleic acid and other toxins which are derived from pesticides and food additives. They must be eliminated from the body. और इन सब को एलिमिनेट करने के लिए वर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गन काम करेगा वो उनका किडनीज़ हैं और किडनी जिन फाइन डक्ट्स पर मुश्तमिल हैं इन सबको कहा जाता है नेफ्रॉन। अब इस टॉपिक में एक नेक्स्ट छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन होमियोस्टेसिस के 3 पैरामीटर्स में से स्किन क्या काम करते हैं, देखें स्किन में पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन मुश्तमिल होती है 2 चीज़ों पर मेनली, वाटर एंड NaCl या सॉल्ट। अब अपेरेंटली इससे पानी बाहर निकल रहा है, सॉल्ट बाहर निकल रहा है, मगर इसका पर्पस ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है या एक्सक्रीशन नहीं है, इसका पर्पस है इवेपोरेशन, ताकि ये वाटर इवेपोरेट हो और उस इवेपोरेशन के नतीजे में कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड ना तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ना एक्सक्रीशन के लिए, बल्कि ये थर्मो रेगुलेशन के लिए। और वैसे भी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट ही कब होंगे, जब गर्मी लगेगी, तो ये इवेपोरेशन कॉज करेंगे, उसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। सेकंड चीज़ जो स्किन में जो ग्लैंड पाया जाता है वो है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड की एक ऑयली सिक्रीशन है, इस ऑयली सिक्रीशन को बोला जाता है सीबम। सीबम का काम रेज से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, यानी ओवरऑल स्किन के फिर 2 फंक्शन हुए। वन इज थर्मोरेगुलेशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द स्वेट ग्लैंड फ्रॉम द स्वेट विच कंटेन वाटर एंड NaCl, और उसकी इवेपोरेशन से जो ठंडक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। सीबेशियस ग्लैंड की सीबम के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो इंफ्रारेड रेज या रेज जो कि आके स्किन पर टकराती हैं, इनसे प्रोटेक्शन मिले। तो प्रोटेक्शन देना और थर्मोरेगुलेशन करना, ये स्किन के 2 फंक्शन हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नहीं, स्किन ना तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, ये फॉर द पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन है। इसका काम बॉडी को प्रोटेक्ट करना और थर्मोरेगुलेशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ लिवर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके मुख्तलिफ फंक्शंस में से पहले नंबर पर जो इसका फंक्शन है वो है सिंथेसिस। मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, चीज़ें हैं जो कि लिवर सिंथेसाइज करता है। इसमें नंबर 1 पर हैं नाइट्रोजनस बेस। तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं जो लिवर सिंथेसाइज करता है? इसमें शामिल है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं वो कम मिकदार में। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात याद रख लें कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना तो लिवर का फंक्शन है, मगर इनको बॉडी से निकालना वो किडनीज़ का फंक्शन है। तो ये किडनीज़ को सपोर्ट करते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेसेस। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो लिवर बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में शामिल हैं एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर बनाता है। ये होती है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, बॉडी में पानी की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए। ऑस्मोटिक बैलेंस इन टर्न ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन पाई जाती बनती हैं लिवर में, उनमें फिब्रिनोजिन शामिल है, प्रोथ्रोम्बिन शामिल है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन बेसिकली हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। इधर एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलिन्स, जो बाद में एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं। ये ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर नहीं बनाता, इनको वाइट ब्लड सेल बनाते हैं, मगर इसलिए हमने इनका नाम यहाँ नहीं लिखा, मगर बाकी प्रोटीन्स हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये लिवर बनाता है। इसके अलावा लिवर जो चीज़ सिंथेसाइज करता है इसमें शामिल है बाइल, और बाइल लिवर की प्रोडक्ट, लिवर की सिक्रीशन को बाइल हम बोलते हैं। लिवर बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर में जमा होती है। बाइल में जो बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं ये हेल्प करते हैं लिपिड्स की
इमल्सिफिकेशन में, लिपिड्स की फैट्स की इमल्सिफिकेशन में। इसका क्या मतलब होता है? लिपिड्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी लिपिड्स की डाइजेशन में। इसके अलावा बहुत सारे लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, लाइपोप्रोटीन्स हैं जो लिवर सिंथेसाइज करता है, जो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन। मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस एक दूसरे में यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। जैसे लिवर में एनर्जी रिजर्वायर ग्लाइकोजिन जमा होता है, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, ग्लाइकोजिन हाइड्रोलाइज होके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज कंडेंस होके ग्लाइकोजिन में चेंज हो जाता है। और इसी तरह जो मसल्स में बनने वाला लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजिन में। तो ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन या लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजिन, ये सारी कन्वर्जन्स लिवर के अंदर हो सकती हैं। लिवर के अंदर तीसरे फंक्शन में आते हैं स्टोरेज। दो मेन चीज़ों की लिवर में स्टोरेज होती है, आयरन एंड ग्लाइकोजिन। आयरन ऑक्सीजनेशन के लिए चाहिए, क्योंकि आयरन के ज़रिए बनेगा मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल्स में ऑक्सीजन को जमा करता है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लाइकोजिन एनर्जी रिजर्वायर है। फोर्थ फंक्शन पर इसके अगर हम आएँ तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कि रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइकलिंग होती है। जैसे ओल्ड आरबीसीज और स्पेशली इसके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट? आयरन कंटेनिंग पार्ट। इसकी रिसाइकलिंग होती है। जैसे अभी हम पढ़कर पीछे भी पढ़ा है कि ओल्ड आरबीसीज जब इस पर टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन से बाइलिरुबिन, बिलविविडिन, इस तरह के बाइल पिगमेंट्स बनेंगे। ये तो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मगर जो हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप है, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, वो यहाँ पर दोबारा से हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप बनाने के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। तो ओल्ड आरबीसीज जिसमें हीमोग्लोबिन और इसका हीम ग्रुप विच इज़ आयरन कंटेनिंग ग्रुप, इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। अगेन वो फिर हीमोग्लोबिन बनाएगा तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स में आते हैं एरोमेटिक एजेंट, जो खुराक को ख़ास किस्म की खुशबू फराहम करते हैं, फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, या कोई खुराक में फलों सब्जियों के साथ लगे हुए पेस्टिसाइड्स हैं। ये सारे फूड एडिटिव्स भी यहाँ पर ही आकर लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं और फिर इनको डिटॉक्सीफाई करके फूड एडिटिव्स की डिटॉक्सिफिकेशन के बाद, यानी उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद उन्हें लिवर से रिलीज़ किया जाता है। इसीलिए जो भी खाना हम खाते हैं ये डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो ब्लड वेसल ब्लड कलेक्ट करती है, इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। बॉडी में जितनी भी वेन्स हम देखते हैं वो सब अपना ब्लड डायरेक्ट करती हैं टूवर्ड्स दी हार्ट। हिपैटिक पोर्टल वेन वाहिद ऐसी वेन है जिसका ब्लड पहले लिवर से गुजरता है, लिवर से गुजर कर फिर हार्ट की तरफ जाता है। और उसकी वजह यही है कि फूड एडिटिव्स की शक्ल में अगर कोई टॉक्सिन फूड में इंजेस्ट हो जाते हैं तो वो बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जाने से पहले सबसे पहले लिवर से पास करते हैं। लिवर उनके हार्मफुल इफेक्ट को डिटॉक्सीफाई कर देता है और न्यूट्रलाइज्ड और डिटॉक्सीफाइड फॉर्म में वो फिर बाकी ब्लड के अंदर बाकी ऑर्गन्स तक जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिवर के मेन फंक्शंस हैं जिसमें 5 मेन हेडिंग्स हैं। इसकी सिंथेसिस नंबर 1 पर है, कन्वर्जन नंबर 2 है, स्टोरेज नंबर 3 है, रिसाइकलिंग है और फूड एडिटिव्स की डिटॉक्सिफिकेशन है। इसमें सिंथेसिस में नाइट्रोजनस बेस की सिंथेसिस है जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड शामिल है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन शामिल हैं, बाइल की सिंथेसिस है। इसके अलावा कुछ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स भी यहाँ बनते हैं। बाइल हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में, कन्वर्जन ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन एंड लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजिन। स्टोरेज इधर आयरन और ग्लाइकोजिन की है।
रीसाइक्लिंग में ओल्ड आरबीसीज के कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रीसाइकल होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स यहाँ पर होती है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन करेंगे कि पानी की मिकदार अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में किसको ज़्यादा पानी चाहिए, किसको कम पानी चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। लिवर के फंक्शंस का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि यूरिया के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह है। अमोनिया के 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से निकालने के लिए 500 ml पानी की ज़रूरत है। 500 ml पानी को आप हाफ लीटर पानी भी कह सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलकर लिवर में चेंज होता है यूरिया के अंदर, जिस प्रोसेस को, जिस मेटाबॉलिक पाथवे को हम यूरिया साइकिल बोलते हैं। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि यूरिया साइकिल क्या होता है। अब अगर ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, मगर 1 ग्राम ही नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है, मगर अमोनिया की बजाय यूरिया की फॉर्म में एलिमिनेट होता है, तो इसके लिए 50 ml पानी रिक्वायर होगा। इससे एक बात क्लियरली समझ आ जाती है कि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसने ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होना है, और यूरिया लेस टॉक्सिक है, इसलिए ये कम पानी में डिज़ोल्व होगा। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए और 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए? तो 500 ml पानी चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया के लिए और 50 ml पानी चाहिए यूरिया के लिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10, इनके जब हम तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आएगा। इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चल रहा है कि यूरिया के लिए अमोनिया के मुकाबले में 10 गुना कम पानी चाहिए। यानी यूरिया के लिए अगर 1 ml पानी चाहिए तो इसके लिए 10 ml पानी, अगर इसके 50 ml होंगे तो इसके 500 ml। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि यूरिया जो है अमोनिया के मुकाबले में इसके लिए कितना पानी चाहिए, 1/10 लेस वाटर रिक्वायर है देन अमोनिया। तो ये MCQ का एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताया है कि अमोनिया के मुकाबले में यूरिया के लिए कितना पानी कम चाहिए। तो अमोनिया का 10वां हिस्सा जितना अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए पानी चाहिए, सेम क्वांटिटी को एलिमिनेट करने के लिए यूरिया के लिए 10 गुना कम पानी चाहिए। तो अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है और यूरिया इसके मुकाबले में लेस टॉक्सिक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 है इसमें पेयर ऑफ किडनीज, 2 इसमें किडनीज़ हैं, राइट लेफ्ट किडनीज़ हैं इसमें। इसके अलावा इसमें शामिल हैं पेयर ऑफ यूरिटर्स, वो डक्ट्स जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर जाती हैं, इनको हम बोलते हैं यूरिटर्स। 2 इसमें यूरिटर्स हैं। यूरिनरी ब्लैडर, एक इसमें यूरिनरी ब्लैडर शामिल है, एंड यूरिथ्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 चीज़ें मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग का यूरिनरी सिस्टम। अब इन चारों चीज़ों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले वेयर द किडनीज आर लोकेटेड, किडनीज़ कहाँ होते हैं? किडनीज़ की लोकेशन है अराउंड वर्टिब्रल कॉलम नियर द वेस्ट लाइन। वर्टिब्रल कॉलम के एक किडनी राइट साइड पर होता है, एक किडनी लेफ़्ट साइड पर होता है, और तकरीबन ये वेस्ट लाइन के लेवल पर मौजूद होते हैं। तो लोकेशन हम इसकी कहेंगे दे आर लोकेटेड अराउंड वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। फिर एक किडनी का वेट कितना होता है? एक किडनी अप्रॉक्सीमेटली 150 से 170 ग्राम का होता है एक किडनी। मगर हमारी बुक में यहाँ पर बताया गया है कि किडनीज़ का वेट लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट है, यानी जितना भी बॉडी का वेट है उसके 1% से भी कम किडनीज़ का वेट है। और एक किडनी की अगर हम बात करें तो वह अप्रॉक्सीमेटली 150 से 170 ग्राम का होता है। 2 करेंगे तो
कोई 300 प्लस ग्राम्स के दोनों किडनीज बनेंगे। तो किडनीज आर लोकेटेड अराउंड वर्टिब्रल कॉलम और इनका वेट कितना है, दे आर अबाउट लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट, इनको हम कहते हैं। किडनी को जो ब्लड मिलता है वो मिलता है रीनल आर्टरी के ज़रिए, और किडनी से जो ब्लड वापस जाता है वो जाता है रीनल वेन के ज़रिए। तो दोनों साइड पर किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए रीनल आर्टरीज और जो ब्लड को वापस लेकर जाएंगी वो रीनल वेन्स हैं। यूरिटर्स उन डक्ट्स को कहते हैं विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड पास इट टू द ब्लैडर। तो जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आए इनको हम बोलते हैं यूरिटर्स, और जिसमें यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरीली यूरिन की स्टोरेज होती है जिस पार्ट में, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिथ्रा इसको मेल्स में कहा जाता है यूराइनो जेनिटल डक्ट, और मेल में इसको यूराइनो जेनिटल डक्ट कहने की रीज़न ये है क्योंकि इस डक्ट से यूरिन भी पास होता है और इससे स्पर्म भी पास होते हैं, इसलिए मेल्स में इसको कहा जाता है यूराइनो जेनिटल डक्ट, जबकि इन फीमेल्स इसको सिर्फ यूरिथ्रा बोला जाता है क्योंकि फीमेल में इससे सिर्फ यूरिन पास होता है। एंड इन फीमेल्स यूरिथ्रा हैज़ इंडिपेंडेंट ओपनिंग एंड वेजाइना हैज़ इंडिपेंडेंट ओपनिंग, while in case of male urinogenital duct यानी यूरिथ्रा इट passes through the male genital organ, ये मेल एक जेनिटल ऑर्गन के थ्रू ही पास करता है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह से किडनीज़ की एक साइड कन्वेक्स और दूसरी साइड इनकी कनकेव है। इस तरह से दो किडनीज़ हैं। किडनीज़ के टॉप पर एक ग्लैंड लोकेटेड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। किडनीज़ की कनकेव साइड से ये डक्ट अराइज हो रही हैं, इन डक्ट्स को कहा जाएगा यूरिटर्स। ये डक्ट जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ला रही हैं इनको कहा जाएगा यूरिटर। तो आप देख सकते हैं कि दो इसमें यूरिटर्स हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, जिसमें यूरिन आके जमा होगा इसको कहा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। जिन टाइनी ओपनिंग्स के ज़रिए यूरिन ब्लैडर में आता है इनको कहा जाता है ऑरिफिसेस। तो यहाँ पर ये और ये दो हैं यूरिट्रल ऑरिफिसेस, जहाँ पर यूरिटर्स के ज़रिए यूरिन जो है वो ब्लैडर में आ रहा है। और यहाँ पर मौजूद है वो डक्ट विच पासेस द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इसको कहा जाता है यूरिथ्रा। और इस यूरिथ्रा की बेस के ऊपर लगा होता है स्फिंक्टर्स, इनको कहा जाता है यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स। यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स एक रिंग ऑफ मसल है जो यूरिन को ब्लैडर में होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इसको कुछ हद तक वॉलंटरली कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। यूरिन के यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाने को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, या इसको यूरिनेशन भी कहते हैं, मिक्चुरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें जो चार चीज़ों का हमने जिक्र किया था उसमें आपने देखा पेयर ऑफ किडनीज़ हैं, पेयर ऑफ यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। इसके अलावा जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी किडनी को वो ब्रांच होगी डॉर्सल एओर्टा की। डॉर्सल एओर्टा की वो ब्रांचेस जो किडनीज़ की तरफ ब्लड लेकर जा रही हैं इनको कहा जाता है रीनल आर्टरीज, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। और जिसकी ये ब्रांचेस हैं इसको आप डॉर्सल या एब्डोमिनल एओर्टा का नाम देते हैं। एओर्टा का वो पार्ट जो एब्डोमिन से गुजर रहा है और बॉडी के डॉर्सल साइड पर है, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा।
तो रीनल आर्टरीज जो कि किडनीज़ को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो किसकी ब्रांचेज़ हैं, डॉर्सल एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेज़ हैं। और जो किडनी से ब्लड को वापस लेकर जाएंगी वो जिस डक्ट में वापस लेकर जाएंगी इसका नाम है आईवीसी। आईवीसी का मतलब है इंफीरियर वेना केवा। तो रीनल वेन्स वापस ब्लड को किस में लेकर जाती हैं, इंफीरियर वेना केवा में, और रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये इसकी आर्टरीज हो गई और इसकी वेन्स हो गई। किडनीज एक फाइब्रस शीट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। दोनों किडनीज वाइट कलर की फाइब्रस शीट के अंदर इनक्लोज होते हैं और इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जैसे अभी हमने इसमें पहले भी देखा कि किडनी की दो साइडें हैं, एक कनकेव साइड है, एक कन्वेक्स साइड है। जो किडनी की कनकेव साइड है यहाँ पर एक डिप्रेशन पाया जाता है और इस डिप्रेशन को कहा जाता है हाइलस। हाइलस की डेफिनेशन भी यही है, आर डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी। आर डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी इज नोन एज हाइलस। अब हाइलस से किडनी में 4 स्ट्रक्चर एंटर और लीव करते हैं। जो स्ट्रक्चर एंटर होते हैं इसमें शामिल है रीनल आर्टरीज, नर्व्स। जो स्ट्रक्चर लीव करते हैं इसमें शामिल है रीनल वेन और यूरेटर। तो डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी इज नोन एज हाइलस। इसको कहा जाएगा हाइलस। फंक्शन इसका क्या होगा, रीनल आर्टरी और नर्व्स किडनी में दाखिल होंगी थ्रू हाइलस, रीनल वेन और यूरेटर्स किडनी को लीव करेंगे थ्रू हाइलस। अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें, एलएस का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो किडनी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड नज़र आएगा। एक इसका पार्ट जो है आउटर पार्ट पोर्शन है, एक इसका पार्ट इनर पोर्शन है। आउटर पोर्शन जो है ये इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स या रीनल कॉर्टेक्स। ये डार्क रेडिश कलर का है। जो डार्क रेड कलर का पार्ट, पेरिफेरल पार्ट, आउटर पार्ट किडनी का नज़र आएगा, इसको कहा जाएगा रीनल कॉर्टेक्स। इसका जो कंपैरेटिवली इनर पार्ट है जो कि पेल येलोइश कलर का है, इसको कहा जाएगा रीनल मेडुला। पेल येलोइश कलर का ये वाला पार्ट है। तो किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला।